नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन देख चुके हैं और आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे मित्रों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 में नीरी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। व्हेन एंड वेयर द नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो नीरी जो है हम लोग जानते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग फटाफट आंसर करते रहिए। थोड़ा सा ये पहला प्रश्न था। तो नीरी जो है नागपुर में है। वेयर का आंसर हो गया नागपुर, और वेन जब नागपुर में है और नागपुर में अदर किसी ऑप्शन में नहीं है तो यही आंसर होगा। तो 1958 में नागपुर में नीरी की स्थापना हुई थी। ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसीलिए कह रहा है कि एबव क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर करिए दोस्तों फटाफट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और डिक्रीजिंग पॉवर्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग पढ़े थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 पॉइंट दिए गए जिसको आपको फॉलो करना है। तो उसमें से 3 ये हैं: कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, डिक्रीजिंग पॉवर्टी। तो ये तीनों है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का एक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, डिक्रीजिंग पॉवर्टी, all are important for sustainable development. It is imperative for achieving the goal of sustainable development to make policies on information about our environment and ecology. Presently, sustainable development has become an alternative approach to the theories of development. Certain information required for policy formulation on sustainable development. तो मेन ये था कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, डिक्रीजिंग ऑफ पॉवर्टी, ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिसको ना समझ वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके देख लेगा, यूट्यूब में सब कुछ व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें से क्या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो स्मार्ट सिटी में देखिए गुड गवर्नेंस तो होना ही चाहिए, क्लीन ग्रीन सिटी ये भी होना चाहिए, स्मार्ट मोबिलिटी भी होना चाहिए, लेकिन स्टेबलाइजिंग लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या लाइफ की क्वालिटी को स्थिर होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। लाइफ की क्वालिटी को क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, एडवांसमेंट होना चाहिए। तो ये जो है
नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। तो आपकी जीवन स्थिर नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए निगेटिव, वही आपके यहाँ पर क्या था, आंसर था। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का एक क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन इज एन इनोवेटिव and new initiative by the government of India to drive economic growth and improve the quality of life of people by enabling local development and harnessing technology as a means to create a smart outcome for citizens। स्मार्ट सिटी आप जानते हैं क्यों बनाई जा रही है, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। The core infrastructure element of the mission are तो core infrastructure elements क्या हैं देखिए। adequate water supply, assured electric supply, 2 हो गया। ये सभी जो है स्मार्ट बनने के लिए एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसीलिए स्मार्ट सिटी में देख रहे हैं। सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखिए मोबिलिटी होनी चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर, ऐसा हाउसिंग स्कीम होना चाहिए जहाँ पर गरीबों के लिए भी घर मिल सके। अब शहर होगा तो गरीबों का पलायन वहाँ से थोड़ा किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर, रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, गुड गवर्नेंस स्पेशली ई गवर्नेंस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स पर्टिकुलरली वोमेन, चिल्ड्रेन एंड एल्डरली, इन सब लोगों की सुरक्षा भी होना चाहिए। हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और इसको ये मेंस के लिए भी आपका काम आएगा कि स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल लाइफ के लिए सब जरूरी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, अर्थ समिट जो है कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। ये देखते रहिए, मैं बार बार प्रोनाउंस नहीं करूँगा कि किस एग्जाम में आया किस एग्जाम में नहीं, थोड़ा सा आप देखते रहिए। तो अर्थ समिट जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, सब कुछ एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाएगा। देखिए, द फर्स्ट अर्थ समिट बाई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। आप जानते हैं रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। इन 2012 द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज आल्सो हेल्ड इन रियो एंड is also commonly called for Rio+20 or Earth Summit 2012। तो जो 2012 में हुआ था अर्थ समिट, उसको Rio+20 भी कहा जाता है, या रियो अर्थ समिट 2012 कह लीजिए। और रियो डी जेनेरियो में हुआ था जो ब्राज़ील में है, इसीलिए इसको रियो कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ Rio20 डिक्लेरेशन। यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा हुआ है, तो बताइए इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो टाइटल तो आपको याद करना पड़ेगा उस समय के अनुसार, और तो इसका टाइटल था द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जो हम चाहते हैं, द फ्यूचर वी वांट। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आल्सो नोन एज
2012 Rio Plus 20 or Earth Summit 2012 was the third international conference on sustainable development hosted by Brazil in Rio de Janeiro. The primary result of conference was non-binding document. The future we want, a 49 पेज एक्शन प्लान। तो इसका थीम क्या थी? द फ्यूचर वी वांट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट। फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग अभी देखे थे फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, जब पहले बता चुका है तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वाज, क्या था? घुमा करके पूछ लिया। अब तक तो पूछ रहा था कि रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट कहाँ हुआ था, लेकिन अब पूछ लिया कि कौन क्या है। देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वाज, ये MPPCS प्री 1992 का क्वेश्चन है। तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ये पहली बार कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये 1992 में तो पूछा ही है, लेकिन ये 1992 में हुआ भी था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वाज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे चीज़ें समझ में आएगी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही जो 2012 में जो हुआ था उसी को क्या कहा गया था? रियो प्लस 20 या अर्थ समिट। तो जो 2012 में हुआ था उसी को रियो प्लस 20 कह दिया गया या अर्थ समिट कह दिया गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ कॉल्ड? पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों की पतली परत है उसको क्या कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही चिर परिचित प्रश्न है। एटमॉस्फेयर कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर पार्टिकल, सब हम लोग जानेंगे। आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर इसलिए फटाफट चल रहे हैं। फिर इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु की पतली परत है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। द थिन लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। आप जानते हैं नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78% होती है। एलॉन्ग विथ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेन 3 गैसें यही हैं। ऑक्सीजन लगभग 21% की होती है, और जो बचा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और छोटी छोटी गैसेज होती हैं। छोटी छोटी की मतलब कम अमाउंट में, अदर गैसेज कम अमाउंट में होती हैं। तो वही कह रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एलॉन्ग विथ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए फटाफट। चलते रहिए। एयर इज एन पूछ रहा है। एयर क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है या मिक्सचर है? बताइए। एयर जो है एक मिक्सचर है। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन। तो ये भी याद रखिए कि बाई मास नहीं, बाई वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। बहुत कम मात्रा में अदर गैसेज होती हैं। मुख्य रूप से ये 3 गैसेज ही, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऐसे ऐसे। तो एयर जो है क्या है, मिक्सचर है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर इज, ड्राई एयर में जो है नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 78%। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर 78% दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए दिया हुआ है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, और उसके बाद हो गया आर्गन का नंबर आ रहा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आ रहा है, नियान, हीलियम, मीथेन। तो इसमें देख लीजिए उसी प्रकार से दिया है, द एयर अराउंड अस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बट containing much smaller amounts of water vapor, argon, carbon dioxide and very small amounts of other gases। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए तीसरे नंबर पर मीथेन आ रही है, जो मैं अभी आपको इससे पहले बता रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड वो गलत था, इसको आप करेक्शन कर लीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद थर्ड नंबर पर बाई परसेंटेज कौन है, तो आर्गन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। यूपीपीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। तो नेचुरल बैलेंस के लिए, अर्थात जो वातावरण में जो कंसंट्रेशन मैंने इनका बना हुआ है, तो सबसे पहले क्या था देखिए मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन कितने परसेंट था, 78%, और ऑक्सीजन कितने परसेंट था, लगभग 21%, और उसके बाद क्या था, आर्गन था। आर्गन कितने परसेंट था, 0.93%, और उसके बाद क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट कितना था, कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 0.038%। तो इसी में आप इसके अनुसार आपका क्या होगा, देखिए ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ऐसे से पूछ लेता है। तो नेचुरल बैलेंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है, फिर मैं आपको लिख करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 0.038%, अर्थात 0.03%। इसको अब भूलिएगा नहीं, देखिए 0 दिया हुआ है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर करिए फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज इज नॉट प्रेजेंट इन एयर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन एयर में नहीं है।
अभी हम लोग देखे थे कितनी गैसेज थी। आइए देख लेते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम और मीथेन। मीथेन का CH4 होता है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 गैसेज हैं। इसमें से देखिए कि रेडान नहीं है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में कौन नहीं है? तो रेडान नहीं है। तो हीलियम, आर्गन, नियान ये सब हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियान, हीलियम, मीथेन, ये जो है 4 चीज़ें हैं, 7 चीज़ें हैं। इसके अनुसार रेडान जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है, एयर में प्रेजेंट नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सीधे एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन आगे दिया हुआ था, यहाँ पर आप देख लेंगे। ये वाले प्रश्न में देखिए। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए फटाफट। इन द एटमॉस्फेयर हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ। एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? देखिए जो क्वेश्चन आसान है उसका फटाफट आंसर करिए। नाइट्रोजन का है 78%। इन द एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ नाइट्रोजन। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज, इसको भी आप जानते हैं कौन है, ये भी नाइट्रोजन है। अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। 30 पर चलिए। इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज इज। अगर सभी प्लांट और पौधे पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे, वैनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज, तो कौन सी गैस कम हो जाएगी? बताइए। पौधे क्या बनाते हैं? जो बनाते हैं वही चीज खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। विच विल डिक्रीज, कम हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है कि इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज इज ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड वी डिपेंड ऑन ट्रीज टू प्रोवाइड दिस सिस्टम। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें ये था कि इफ़ द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द विच विल डिक्रीज, तो ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। प्लांट और ट्री अगर वैनिश हो जाएंगे अर्थ से तो ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों। वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड वी डिपेंड ऑन ट्रीज टू प्रोवाइड दिस ऑक्सीजन। टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ ट्रीज go through a process known as photosynthesis where they take in carbon dioxide from the air and release oxygen back into the atmosphere, hence option D is the correct answer। तो समझ गए होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ट्रीज, तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो है फंक्शन जो है ट्री का नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों फटाफट। फटाफट आंसर करिए। चलिए देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, देखिए थोड़ा सा सेटिंग में चेंज किया है इसीलिए थोड़ा सा बफरिंग आ रही है इसमें। आज मैं सोचा कि बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो के लिए सेटिंग, और आपको आज कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर कहीं समस्या आ रही तो, इसलिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि बीच में सेटिंग चेंज नहीं होती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है
एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज, ये भी होता है ट्री के द्वारा, रिलीजिंग ऑक्सीजन। और ट्री जो है एयर पॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका क्या होगा, 31 का करेक्ट होगा। ये नाट है। आज अभी कंप्रोमाइज़ कर लीजिए जहाँ तक चलते हैं, उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में इसको जो अबे है कि मीडियम क्वालिटी रखेंगे। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। तो आप जानते हैं trees contribute to the environment by providing oxygen. Trees contribute to the environment by providing oxygen, improving air quality, climate amelioration, conserving water, preserving soil, and supporting wildlife. Hence, they clean the environment and are not the reason behind air pollution. In addition to this, trees on both sides of roads reduce the sound pollution by reducing the intensity of sound by 10 to 15 decibel. तो ये क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त क्या करते हैं ट्री, इन एडिशन टू दिस द ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ रोड्स reduce the sound pollution by reducing the intensity of sound by 10 to 15 decibels. आप देखते हैं कि यही कारण है कि एक तो हरियाली के लिए और रोड के दोनों साइड जो है इधर क्या लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, और बीच में भी पौधे लगा दिए जाते हैं ऐसे करके। तो यही कारण है कि बीच में पौधे और माने रोड के किनारे और आसपास पौधे लगाए जाते हैं ताकि वो साउंड इंटेंसिटी को भी कम करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 10 से 15 डेसिबल कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए फटाफट। कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द एबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन सिस्टम ऑन द अर्थ। इसमें से कौन, आपको बताना है कि कौन कौन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऐड करता, ये क्या करता है, ऑक्सीजन ऐड करता है, तो ये नहीं होगा। और जब एक नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और आपको देख लेना है बाकी में से रेस्पिरेशन, श्वसन जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है। और देखिए डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ऐड करता है। थोड़ा सा ये जो अभी समस्या आ रही है देख रहे हैं कि स्लो, इसको आप माने साउंड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसको ये हो जाएगा। अब देखिए वोल्केनिक एक्शंस ये भी करते हैं। तो 2, 3, 4 ऑप्शन सी आपको क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, किस में, कार्बन साइकिल में, कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं फटाफट। थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है, केवल एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक इरप्शंस एंड रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स etc कंट्रीब्यूट कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल, whereas plants use carbon dioxide in the process of photosynthesis. Plants do not add carbon oxide to the carbon cycle, rather they release oxygen and consume carbon dioxide. 3 natural allotrope of carbon are amorphous, graphite and diamond. Besides, as a compound, it is found as carbon dioxide, carbonate and hydrogen carbonate. तो 3 नेचुरल एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं, एमार्फस, ग्रेफाइट और डायमंड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ।
ऑन द प्लानिट अर्थ। ये वही क्वेश्चन 32 नंबर वाला से आपको ये सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कौन नहीं ऐड करता है, तो ये जो हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि 32 में एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। यूपीपीसीएस मेंस, तो देखिए रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन या इरप्शन, ये सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन ऐड करता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए। कंसेप्ट ऑफ विदरिंग रिलेट्स टू, विदरिंग का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है बताइए। तो कंसेप्ट ऑफ विदरिंग रिलेट्स टू द नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा और कोई नहीं होगा। विदरिंग आप समझते ही हैं, कंसेप्ट ऑफ विदरिंग रिलेट्स टू नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, जैसे रॉक्स जो है जिसके कारण डिकम्पोज होती हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। विदरिंग इज डिफाइंड एज केमिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। मैकेनिकल, देखिए यहाँ पर क्या करें, विदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate. Through the actions of various elements of weather and climate. Weathering process are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors. By many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors. तो और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करिए फटाफट। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, बताइए कहाँ पर लोकेटेड है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट जिनेवा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें समझाने की कोई बहुत वो नहीं है, देखते रहिए कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी, meteorological and operational hydrology and their practical applications. International, which was founded in 1873 to facilitate the exchange of weather information across national borders, became a यूनाइटेड नेशंस का एक क्या बना, एजेंसी बना 1951 में। नोटेबली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 23 मार्च। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये रहा इसका इतिहास। इसकी स्थापना जो 1873 में हुई है और 1951 में ये इसका यूनाइटेड नेशंस का एक आर्गन बन गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी इज लोकेटेड एट, इन्वायरमेंट प्रोग्राम नैरोबी, बहुत अच्छा है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम नैरोबी, केन्या। तो हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी इज लोकेटेड इन नैरोबी, केन्या। देखिए पूछा गया ये सब। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट
program was established in 1972. Its headquarters is in नैरोबी केन्या। कौन है, उससे क्या मतलब है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर करिए फटाफट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? अभी हम लोग देखे हैं यूएनईपी। यूएनईपी की स्थापना 1972 में होती है। 37 1972। देखिए, जब हो जा रहा है तो अच्छे से काम कर रहा है। तो ये नैरोबी में है हेडक्वार्टर। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसको देखिए, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डज ईपीए स्टैंड्स फॉर? ईपीए का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको ये बताना है। ईपीए का फुल फॉर्म होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सी वाला। चलिए और आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज एन एजेंसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स which was created for the purpose of protecting human health and the environment by writing and enforcing regulations based on laws passed by the Congress. It was established on 1970. तो ये यूएसए की एजेंसी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर करिए फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट इज लोकेटेड? एनविस के बारे में बात कर रहा है कि एनविस कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। देखिए, कभी कभी अच्छे से काम करने लग रहा है। एनविस जो है कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट इज लोकेटेड। तो ये जो है IIPS मुंबई। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये PCS मेंस 17 का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ से इन्वायरमेंटल हो गया, आई से इंफॉर्मेशन हो गया और यस से सिस्टम हो गया। सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट इज लोकेटेड इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस IIPS मुंबई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। NEA स्टैंड्स फॉर? NEA का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको बताना है। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। NEA का फुल फॉर्म होगा नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, बेटर नोन एज NEA, was set up by the Ministry of Environment and Forest to address cases in which environment clearance were required in certain restricted areas. It was established by the National Environment Appellate Authority in Appellate Authority Act 1997 to hear appeals with respect to restrictions of areas in which any industries, operations or processes shall or shall not be carried out, subject to certain safeguards under the Environment Protection Act 1986, on the establishment of National Green Tribunal on it under National Green Tribunal stands dissolved। तो
इसमें यहाँ आपसे क्या पूछता है, एनईए का फुल फॉर्म पूछा था, तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी था उसका। और ये जो है इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997। और ये जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जब 2010 में क्या हुआ, तो ये डिजॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों, और आगे चलते इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो कर रहा है, कोई बात नहीं, इस वाले पर को देख लीजिए, फिर हम लोग अगले में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट एम्स्टर्डम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपके यहाँ पर। यूपीपीसीएस में 2005 का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इज ए नॉन गवर्नमेंटल environmental organization with offices in over 40 countries. It is headquartered in Amsterdam, Netherlands. Greenpeace states its goal is to ensure the ability of the earth to nurture life in all its diversity. ग्रीनपीस का गोल क्या है? Greenpeace states its goal is to ensure the ability of the earth to nurture the life in all its diversity. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करिए फटाफट। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज, इको मार्क इंडियन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो होता है कैसा, प्योर एंड अनएडल्टरेटेड, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। आइए टू द पॉइंट आंसर पर आते हैं, आप लोग देखते रहेगा ऑप्शन। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या दिया जाता है, इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यूपीपीसीएस प्री 2012 का एक क्वेश्चन है। इको मार्क इज ए certification. Eco mark is a certification mark issued by Bureau of Indian Standards, the national standards organization of India, to products conforming to a set of standards aimed at ensuring the least impact on ecosystem. The marking scheme was started in 1991. The marking scheme was started in 1991. तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इको मार्क दिया जाता है और 1991 से स्टार्ट हुआ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करिए। टू लेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड इको मार्क। टू लेबल environment friendly consumer product the government has introduced eco mark। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है बताइए। यूपीपीसीएस प्री 2001 का एक क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स, तो इसमें टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन इंटैक्ट, इस प्रकार से भूमि का प्रयोग करना ताकि इसकी क्वालिटी इंटैक्ट रहे, स्थिर रहे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं।
तो आप जानते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर आर अदर प्लांट्स आर अदर एनिमल प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मिंग टेक्निक्स that protect the environment, public health, human communities, and animal welfare. In short, it is proper utilization of land without affecting the environment so that its quality remain intact. Use of chemical fertilizers and pesticides has adversely affected soil health. To cope up with this national mission for sustainable agriculture, to cope up with this national mission for sustainable agriculture has been formulated for enabling agricultural productivity, water use efficiency, promoting nutrient management, and livelihood diversification through the adoption of sustainable development pathways. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करिए। यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन तक है, वहाँ पर हम लोग सॉल्व करके फिर अगले वीडियो में देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो ये 2001 और उस समय की बात है, लेकिन वही पूछ रहा है ग्रीन हाउस फार्मिंग। हम लोग यहाँ से समझ लेंगे। तो पंजाब, ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। मार्क्ड ऑफ पंजाब एंड Shaya Group of Israel signed an agreement to grow vegetables in greenhouse farming on 2001। तो ये पंजाब और इजराइल के बीच में, पंजाब सरकार और इजराइल के बीच में ग्रीन हाउस फार्मिंग के लिए एग्रीमेंट हुआ। उसी समय ये चर्चा में आया और उसी के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया कंटेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। क्या कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। ये बात सही है। वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन ए मॉइस्ट क्लाइमेट। ये भी बात सही है। ये भी सही है। और कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट और वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन ए मॉइस्ट क्लाइमेट। ये भी बात सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए आपको क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट एंड एन इंक्रीज इन द quantity of carbon dioxide in the atmosphere also affects the natural vegetation. Water loving or aquatic plants are those which are found mostly in muddy land and near ponds. They are found in moist climate. Reduction of moisture in the atmosphere result in the erosion of such plants. Hence, both assertion and reason are correct and correct explanation आप सब जानते हैं इसका क्या होगा। चलिए दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर करिए फटाफट। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल।
शहरीकरण और औद्योगिकीकरण किस लिए हार्मफुल है बताइए। तो बैलेंस्ड डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा शहरीकरण और बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण भी किसके लिए हार्मफुल है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी हार्मफुल है, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसके लिए भी हार्मफुल है। तो ये तीनों हो गया, तो ऑप्शन डी आपको क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर, फॉर ऑल द एबव। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन क्या कह रहा है, एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल टू बैलेंस्ड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। द ऑप्शन डी आर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। और लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग जानते हैं। देखिए आगे जो है हाई लेवल क्वेश्चंस के रूप में कैटेगराइज किए गए हैं, और मोस्टली आईएएस में और जो प्रश्न पूछे गए माने लंबे लंबे क्वेश्चन और एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें 24 क्वेश्चंस है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।